पढ़ने जा रहे हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जैसे जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर कुछ गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की धूल गिरा दी। कहाँ से? तो एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री होता है धतूरे के पेड़ से। क्या किया इसने? मेरे ऊपर एक क्रो ने बर्फ के टुकड़े गिरा दिए। ठीक है, जिस तरीके से गिराए उसने। हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने बदल दी, उसने मेरे हृदय को, ठीक है, अ चेंज ऑफ मूड, एक नई भावना में बदल दिया, एक नए मूड में बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बचा लिया। ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, जो कि मैंने खो दिया था या बर्बाद कर दिया था। ड्यूड मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना। तो उसमें से कुछ दिन का हिस्सा जो मैंने बर्बाद कर दिया था उसको बचा लिया। तो यहाँ पे क्या है कि एक ये जो पोएम है ये लिखी किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट थे, और इनका जो लिखने का तरीका था, ये लिखते किस पे थे? तो ह्यूमन और नेचर की इन्वॉल्वमेंट पे लिखते थे। ठीक है, कि कैसे जो ह्यूमन है ना उसको नेचर कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, उसके मूड को या फिर किसी भी चीज़ को कैसे ही। तो इसकी तो ये लिटरल मीनिंग अभी आपने पढ़ ली। अब देख लेंगे क्या थे। तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, मतलब पोएम से तो ऐसा लग रहा है कि ये बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो एक जो कौवा था वो हेमलॉक ट्री पे बैठा था। देखा जाए तो हम बैड ओमेंस की बात करें तो इन लोगों को हम बैड ओमेन या अशुभ सूचना के नाम से देख लें। ठीक है, और ये अशुभ चीज़ें उनके साथ होती हैं। जैसे ये बाहर निकलते थे, धतूरे का पेड़ था, ये भी बैड ओमेन माना जाता है। जो कौवा होता है उसको हम लोग डेथ का साइन मानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ों ने क्या किया, जैसे ही बर्फ़ की धूल इनके ऊपर गिरी, इनका जो माइंड था ना वो अचानक से चेंज हो गया। अचानक से ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, और जो आगे का ये सड़ा सड़ा मुँह लेके जा रहे थे या मूड उनका बना हुआ था, वो अचानक से क्या होता है ना, जैसे बर्फ़ की धूल पड़ती है इनके ऊपर, ठंडा ठंडा इनका दिमाग होता है, कूल कूल, और फिर ये क्या हो जाते हैं, ये खुश हो जाते हैं। और जो ये आगे अपना दिन उदास होकर गुजारने वाले थे ना, ये उनका पार्ट क्या हो जाता है? बच जाता है। तो एक तरीके से ये दिखा रहे हैं कि जो चीज़ें हैं ना, मतलब जो नेचर में पाई जाती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ये बैड ओमेन होती हैं या गुड ओमेन होते हैं। ठीक है, चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप उनको कैसे देखते हो या कैसे सुनते हो, कैसे समझते हो। एक तो पहली बात ये है कि ये आप पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ कि एक जो छोटी सी छोटी चीज़ है ना, उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है, उसकी भी सिग्निफिकेंस होती है, कितनी भी छोटी चीज़ हो। इवन ये घटना जो थी ना वो कोई बड़ी घटना नहीं थी, खाली बर्फ़ की धूल ही गिरी थी। तो उसमें इंसान ना जो है वो गुस्सा भी हो सकता था, नाराज़ भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया, और इन्होंने जो चीज़ें हैं, जो छोटी सी चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ इनके साथ में हुई, और उसका एक बहुत ही गहरा इफेक्ट इन्होंने क्या कर लिया, अपने दिन पे डाल लिया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी किसकी? डस्ट ऑफ स्नो में जो पड़ी है। अब बात कर लेते हैं इसके जो हमारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस में जो है ना, पहले तो है इमेजरी। ठीक है, इमेजरी क्या होती है तो वो जान लो। इमेजरी होती है कि जिसमें ऐसी बातें लिख दो कि हम लोग इमेजिन करने लगे। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, कैसे जो बर्फ़ की छोटी छोटी मतलब टुकड़े होंगे वो धूल की तरह, धूल के कणों की तरह नीचे गिर रहे होंगे। एंड हेमलॉक ट्री, फिर ऐसे मतलब बताया नहीं यार। जैसे कि हमने क्या किया ना कि अभी पोएम सुन पढ़ के ये वाली चीज़ इमेजिन कर ली। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे डस्ट ऑफ स्नो इसमें लिखा हुआ है, हेमलॉक ट्री लिखा हुआ है, एंड जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ गिराई, तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे इमेजरी शो कर रही हैं। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, और कहाँ गया ये वाली लाइन, डस्ट ऑफ स्नो एंड हेमलॉक ट्री, क्रो, जिस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इमेजरी में मदद कर रही हैं। तो ये इमेजरी हो गया। सिम्बोलिज्म हो गया, जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है, मैंने अभी बताया कि ये सब बैड ओमेन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्रो भी क्या है, डेथ का सिम्बोलिज्म है। और लेकिन ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है ना, कि एक पॉजिटिव चेंज दिखा रहा है। एक बैड ओमेन वाली चीज़ क्या कर रही है, पॉजिटिव चीज़ें दिखा रही है। हेमलॉक भी क्या कर रहा है, ट्री भी जो है वो भी पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है,
एक पॉजिटिविटी होने का ज़रिया बना है। कौन? ये हेमलॉक ट्री। फिर बात करें राइमिंग स्कीम की, तो हम लोग देखते हैं राइमिंग स्कीम क्या होती है। देखो ये आवाज़ आ रही है ना ओ, क्रो, और यहाँ पे इस फिर आवाज़ आ रही है ओ, तो यहाँ पे भी वही सेम साउंड आ रही है तो हम ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे मी और ई ही आवाज़ आ रही है ना, ई, तो यहाँ पे क्या है, ई की आवाज़ आ रही है तो हम दोनों को बी कर लेंगे। फिर यहाँ पे फिर ट की आवाज़ आ रही है, देखो कहीं ट की आवाज़ और आ रही है क्या, ट। अब ये एकदम नया है ट की साउंड, तो हम इसको नाम दे देंगे क्या, सी। फिर ये ड की साउंड कहीं और आ रही है, हाँ यहाँ आ रही है, लेकिन हम फिर इसको क्या कर लेंगे, कहीं और नहीं जा रही है, इसलिए नया नाम लेंगे डी। फिर पार्ट ट, तो ट को नाम हमने क्या दिया था, सी। फिर ड की वाइस को हमने क्या नाम लिया था, डी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी और सी डी इसकी क्या है, जो है वो राइमिंग स्कीम है। ठीक है। आयरनी है, आयरनी क्या है, विडंबना जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, कि जो निगेटिव चीज़, मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए लेकिन वो है नहीं वैसी, उनको हम जैसे समझते हैं, जैसे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, वो वैसे नहीं है। तो आयरनी यहीं पे है कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री है, इसको सोसाइटी देखती है बैड ओमेन की तरह, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चेंज की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, एक इंसान का दिन बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन दिखा रहा है, तो ये क्रो और हेमलॉक ट्री। अलिट्रेशन की बात करें तो जहाँ कहीं भी सेम साउंड आ जाता है वहाँ पे क्या होता है ना, कि आ जाता है, जैसे सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पे सा 2 बार रिपीट हो गया ना, तो यहीं पे क्या हो गया, अलिट्रेशन आ गया। ठीक है, हाँ, तो यहीं पे आपकी पोएम जो है वो ख़त्म होती है। होप्स आपको ये पोएम पसंद आई होगी। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में।